Hello and welcome back to our YouTube channel. In today's session, we are going to discuss about one more interesting chapter of class 10th. Yes, from class 10th. Now, today we are going to take the book, second book of English, that is Resolution. And in this, we are going to start our new chapter, which is Growing Up Pains. I hope you are enjoying these sessions of classes through our YouTube channel, and your views will let us know that yes, you are enjoying very much. And you keep your books along with you while reading, so that it will be very easy for you also to understand the text, what the text is saying, what is the story about it. Chaliye, so let's start with it. And a new chapter which is Growing Up Pains. It is very well chapter which is associated with you people, with your feelings. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपकी खुद की स्थिति, आपकी खुद की जो अभी की एक पोजीशन है, एक टीनेज की पोजीशन जो है, वो इसमें दिखाई गई है कि किस तरीके से एक टीनेज जो है, वो एक एडोलसेंट पर्सन जो है, वो किस तरीके से क्या फ़ैसले लेता है, क्या सुनता है, क्या समझता है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स क्या कहते हैं या क्या समझते हैं, तो उन चीज़ों के लिए है ये। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं हमारे टीनेज के बारे में और हमें क्या सोचते हैं हम लोग, कितना मिलता जुलता है हमसे ये चैप्टर, ऐसा हम लोग देखेंगे इसमें। चलिए, सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा कस्टम है, हम लोग अबाउट द ऑथर थोड़ी स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं इसके, वो है R.K. मूर्ति। कौन है? R.K. मूर्ति इज़ अ लीडिंग इंडियन राइटर effectively serving the cause of children's literature. R.K. मूर्ति जो है एक बहुत ही लीडिंग प्रोमिनेंट लीडर है, ठीक है, इंडियन राइटर है, काफ़ी समय से ये लिख रहे हैं और इनके जो वर्क है दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली आर सर्विंग द कॉज ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। जो चिल्ड्रन से रिलेटेड लिटरेचर होता है, जो बच्चों से रिलेटेड लिटरेचर होता है, उसमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और ये उसके अंदर ही ज़्यादा लिखते हैं मोस्टली। ही हैज़ ऑथर्ड ओवर 50 बुक्स, लगभग अराउंड 50 बुक्स, 50 किताबें ये लिख चुके हैं, ठीक है, 50 बुक्स इन्होंने लिख दी है। और साथ साथ में ही इज़ ऑल्सो अ रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जो अवार्ड्स हैं, इनको इनकी लिखने के लिए, इनको इनके लिखने की वजह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो लिटरेचर है, जो इन्होंने लिखा है, वो बच्चों के लिए जो लिखा है, बहुत ही अलग और यूनिक तरीके से लिखा है, बहुत अलग तरीके की चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की है। इसकी वजह से इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए हैं। तो जानते हैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में। ग्रोइंग अप पेन्स इज़ द स्टोरी ऑफ अ टीन एज बॉय समीर। देखिए, ग्रोइंग अप पेन्स जो है, हम लोग जो ये कहानी है, ये एक समीर नाम के बच्चे की कहानी है जो एक टीनेजर है, ठीक है। एक्चुअली में ये कहानी सिर्फ समीर की ही नहीं, बट ये सभी टीनेजर्स की है। सभी टीनेजर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी एसोसिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, कि जो फीलिंग्स इस टीनेजर समीर के अंदर आ रही है, वो टीनेज में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए तो वो चीज़ें आप में भी आती होगी और आप इसमें बिल्कुल क्या करेंगे, अपने आप को एसोसिएट करेंगे कि किस तरीके से ये बिल्कुल बराबर है। द स्टोरी शोज दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड वेयर पेरेंट्स ट्राई टू बी एक्स्ट्रा वॉचफुल। स्टोरी ये दिखाता है कि ये जो स्टोरी है, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या है? कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, एक लड़ाई सी है, किसके बीच में? पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में, जहाँ बच्चे को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है वो एक्स्ट्रा वॉचफुल हो रहे हैं। वॉचफुल यानी ज़्यादा ही नज़र रखना है अपने बच्चे के ऊपर। Whereas on the other side, a teenager needs extra space in his life to live in his own way and wants to take decisions independently. मगर दूसरी साइड में देखें तो जो टीनेजर है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके लाइफ के डिसीजन वो खुद ले कम्प्लीटली। उसको स्पेस चाहिए, उसको मतलब हर समय ऐसा नहीं चाहिए कि आप बार बार बेटा बेटा करके आगे पीछे घूम रहे हो, हर एक चीज़ के लिए उसके
उसको मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या उसको बता रहे हो आप ये करो, आप वो करो, ये सही नहीं है, तो वो चीज़ जो है उस बच्चे को लगता है, ऐसा टीनेजर को, कि ये ज़्यादा ही वॉचफुल हो रहे हैं मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा निगरानी रख रहे हैं, मुझे अभी बच्चा छोटा बच्चा है समझ रहे हैं, अभी तक बड़ा हो गया हूँ मुझे ये समझते ही नहीं है, कभी कहते हैं बड़ा हो गया है, कभी कहता है छोटा है, तो ये चीज़ें द्वंद्व जो है वो चलता रहता है। इस चीज़ की वजह से ये चीज़ आ रही है सामने। तो अब देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये अपना डिसीजन खुद इंडिपेंडेंटली लेना चाहता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और रीड करके देखते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमें मिलने वाला है, किस तरीके से एक टीनेजर की लाइफ जो है वो वाकई में ही बहुत मुश्किलों से भरी होती है या सिर्फ मुश्किल ऐसे ही बन जाती है। क्या हम खुशी से अपने तरीके से एक टीनेज लाइफ को जी सकते हैं? क्या वाकई में ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉचफुल हो जाते हैं एक टीनेज के टाइम पे? तो इस चीज़ को पहचानेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में गलत कौन है या सही कौन है, या दोनों ही सही है मगर अपनी अपनी जगह पर। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट एंड लेट्स रीड अबाउट दिस चैप्टर। तो हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है, ग्रोइंग अप पेन्स। लाइफ इज़ हार्ड, आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच द एक्ने। चलिए स्टार्ट क्या हो रहा है कि लाइफ इज़ हार्ड, ज़िंदगी जो है बहुत कठिन है। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को ये चीज़ बताता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, मैं मिरर के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखते हुए ये कहता हूँ। और अपने वॉच एक्ने, एक्ने यानी जो आपके मुंह पे जो छोटी छोटी फुंसी या ऐसा कुछ हो जाता है ना, पिंपल्स से बोलते हो आप लोग, उसे देख के वो कहता है, ठीक है, कि ज़िंदगी बहुत कठिन है। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ डिजीज़ प्लेइंग हैवॉक विथ माई फेस। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि द ड्रेडेड स्कम ऑफ डिजीज़, ये जो अजीब सी बीमारी हुई है जो मुझे चेहरे के ऊपर ये जो पिंपल्स आ रहे हैं, ड्रेडेड, डरावने, भयानक, ठीक है ना, ये क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग हैवॉक टू माई विथ माई फेस, मेरे फेस के ऊपर हैवॉक यानी डैमेज कर रहे हैं, मेरे फेस को ख़राब कर रहे हैं, डिवेस्टेट कर रहे हैं, बुरा बना रहे हैं। I wish I could drive the pimples out with a wave of my hand. तो टीनेजर है, वो बोलता है कि काश मैं अपने हाथ को वेव करते से, हाथ को हिलाते ही क्या हो जाता, ये मेरे चेहरे से हट जाता। क्या हट जाते? पिंपल्स गायब हो जाते। Then I tell myself that acne is a temporary ravage that makes life a little less comfortable for teenage. फिर मैं अपने आप से खुद ही कहता हूँ, खुद ही अपने आप को ये बताता हूँ कि एक्ने जो है, ये पिंपल्स जो है, ये क्या है? दीज आर टेम्प्रेरी, ये कोई पूर्ण रूप से या पूर्ण टाइम के लिए नहीं है, ये एक टेम्प्रेरी रैवेज है जो आपकी ज़िंदगी को क्या बना देते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देते हैं, टीनेजर लाइफ को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, असहनीय बना देते हैं। जहाँ आप कंफर्ट में नहीं होते हो, जहाँ आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा थोड़ा सा एरिया, ऐसा थोड़ा सा टाइम जो है हो जाता है हमारे टीनेज के दौरान। बट इट इज़ श्योर साइन ऑफ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट। रेवेज का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय या डिवेस्टेट करना है, ठीक है ना। अब वो बोलता है कि मॉल्टिंग जो है वो क्या है? चेंज, मॉल्टिंग यानी द शेडिंग ऑफ स्किन, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये एक साइन है, जब बच्चे के चेहरे पे अलग अलग ही आते हैं तो वो क्या हो रहा है कि एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अ चाइल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू एन एडल्ट। तो यही चीज़ जो है निशानी है ये पिंपल्स वगैरह इस चीज़ की, कि एक बच्चा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अ चाइल्ड, द पर्सन हु वाज अ चाइल्ड, अ लिटिल किड, ही इज़ कन्वर्टिंग इनटू एन एडल्ट, अब बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो पिंपल्स वगैरह देख के तो यंग एज के अंदर लड़के और लड़कियां चाहे दोनों ही क्यों ना हो, अपने चेहरे को एकदम साफ रखना चाहते हैं, हैंडसम दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, ताकि लोगों की नज़र उन पे रहे, वो अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। ऐसा उनका टीनेज के अंदर ऐसा एक अंदर से आती है भावनाएं बच्चों के अंदर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लाइफ इज टफ, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइफ इज टफ, जिंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी है, बहुत टफ है, ठीक है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, वो मिरर से क्या करता है? टर्न अवे हो जाता है, यानी मुड़ जाता है, टर्न अवे।
टर्न अवे जो एक फ्रेजल वर्ब के रूप में है। व्हेन इट स्ट्राइक्स मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब बिजली, तो एक बोल्ट है झटका जो होता है बिजली का, उस तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे ऐसा मानना है। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ ऑलमोस्ट राउकस। माई वॉइस, वो कहता है कि मेरा जो गला है, मेरी आवाज़ जो है वो बहुत ही ऑलमोस्ट क्या हो गई, बहुत रफ हो गई है, बहुत भारी सी, हार्श हो गई है, ठीक है ना। राउकस यानी हार्श एंड रफ साउंडिंग, जब आवाज़ भारीपन आ जाता है आवाज़ के अंदर। एक बच्चा जब ग्रो करता है, जब एक टीनेजर में कन्वर्ट होता है तो उसकी आवाज़ ही कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस होते हैं बॉडी के चेंजेस के अंदर, ठीक है ना। तो आपके बॉडी पार्ट्स का इंक्रीज़ होना, आपके फेस पे और बॉडी पे हेयर का ग्रोथ होना, ठीक है ना, ये सब साइंस है। और आवाज़ का कन्वर्ट होना किसी दूसरी रफ और हैवी हो जाना, these all are signs of a person converting into adult. It grates, if I may add, अगर मैं आगे बढ़ूँ और कहूँ तो ये मुझे छील रहा है, ग्रेट कर रहा है। Where has my sweet soft voice gone? कहाँ चली गई मेरी स्वीट सॉफ्ट वॉइस, प्यारी आवाज़ जो थी मेरे पास। Have I caught a cold? क्या मुझे कोई कोल्ड, बुखार हो गया है, ज़ुकाम सा हो गया है। सच ग्रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विद कोल्ड, वो कहता है कि इतना भारीपन, इतनी हार्शनेस जो है आवाज़ के अंदर, वो हैंड इन हैंड होती है किसके साथ, कोल्ड के साथ, कफ के साथ, ठीक है। जब किसी को कोल्ड हो जाता है तो वो डेफिनेटली इस तरीके की भारी आवाज़ में बात करता है, इस प्रकार से। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर, एट लीस्ट एट दिस मोमेंट। वो कहता है कि द कॉमन कोल्ड, जो आम सर्दी जुकाम जो हो जाता है, उसका और मेरा कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। एटलीस्ट इस मोमेंट पे तो बिल्कुल नहीं है। इज़ देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई ऐसी कोल्ड भी है जो अनकॉमन है, कोई ऐसी बीमारी है जो अनकॉमन है, जुकाम। अ लाइट बैंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, एक लाइट बैंटर यानी हंसी सी, खुशी से जो है, मीजिंग, जो टीजिंग रिमार्क्स होते हैं, बैंटर यानी टीजिंग रिमार्क्स, चिढ़ाने वाले रिमार्क्स जो आप किसी को कहते हो उस छेड़ने के लिए, वो थोड़ा लाइट कर देता है उस हैवीपन को जो सुबह से मैं सहन कर रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ कॉमन कोल्ड इज़ कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, एक कॉमन कोल्ड जो होती है वो बिल्कुल कॉमन होती है सभी मैनकाइंड के लिए, मानव की जो प्रजाति है उस प्रजाति के लिए, सभी के लिए कॉमन है वो कॉमन कोल्ड। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, मगर जब भी मुझे कोल्ड होती है, इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा। अब वो कहता है कि जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी ये कोल्ड होता है या बुखार होता है या ज़ुकाम हो जाता है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, अनकॉमन हो जाता है मेरे अप्पा और अम्मा के लिए, यानी उसके डैडी और उसकी मदर के लिए बहुत चिंता वाला विषय हो जाता है। एक जनरल सी सर्दी सा ज़ुकाम जो है वो बहुत बड़ा विषय हो जाता है उनके लिए। दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ डेंजरस कोल्ड, उनको लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी ख़तरनाक सर्दी वाली जो बीमारी है मुझे हो गई है। वन दैट कुड किल, उन्हें ऐसा लगता है कि ये ऐसी बीमारी हो गई डेंजरस कि मुझे मार भी सकती है। दे फोर्स में इनटू बेड, वो फोर्सफुली मुझे बेड पे रहने के लिए बोलते हैं, मुझे हिलने को मना करते हैं। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम, फिर वो ऐसे डॉक्टर को बुलाते हैं जो डॉक्टर क्या करता है, हर तरीके का मेडिसिन जो है, ड्रग्स जो है, वो दवाइयों का वो डोजेस मेरी बॉडी के अंदर डाल देता है और मुझे भर देता है, मेरे सिस्टम को बिल्कुल यूँ कर देता है। तो देखिए आप, बच्चा जो है वो खुद सेल्फ खड़ा हुआ है मिरर के सामने, पहले वो लाइफ को हार्ड मानता है पिंपल की वजह से, फिर वो धीरे धीरे सोचता है कि ये टेम्पररी है, ये तो चला जाएगा। ये एक निशानी है, किस चीज़ की निशानी है, कि बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है और एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा उसका मानना है। फिर और भी वो बातें करता है, टफ कितनी है, मिरर से दूर हो जाता है और सोचता है कि बिल्कुल बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी जो बिजली की चमक है उस तरीके की उसके चेहरे की चमक है आज बच्ची की शादी के दिन, ठीक है। और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल रफ़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा रॉकस हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित है, वो टूट रहा है इन टुकड़ों के अंदर। वो कहता है कि कहीं मुझे सर्दी तो नहीं हो गई, मगर फिर कहता है कि सर्दी का मेरे से कोई लेना देना नहीं।
फिर वो एक एग्जांपल देता है कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स जो है वो इतना केयर करते हैं उसकी, कि जब उसको थोड़ा सा ज़ुकाम भी हो जाता है तो सारे पेरेंट्स वगैरह जो है वो बिल्कुल उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, और उनके पेरेंट्स जो है उसको हमेशा बेड में रहने की सलाह देते हैं। हर तरीके की पंप, उसकी म्यूज़िक वगैरह जो है उसको डॉक्टर को बुलवाकर अलग अलग तरीके की मेडिसिन जो है उसको खिलवाई जाती है, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की। और देखो कितना परेशानी वाला उसके साथ हो गया है काम। तो आपने नोट किया, देखा कि किस तरीके से ये यहाँ पर ग्रोइंग अप पेन्स में हमारे इतने सिस्टम को ख़राब करता है मेडिसिन दे के डॉक्टर, ऐसा बच्चा कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। When I tease them for being overprotective, they grunt. अब जो बच्चा है, वो जो समीर है नाम का लड़का, जब वो अपने पेरेंट्स को टीज़ करता है, चिढ़ाता है और कहता है ना कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, आप तो मतलब हर समय मेरे को ऐसे घेरे रहते हो, या मुझे मतलब हर चीज़ करने के लिए रोकते टोकते रहते हो, तो वो गुस्सा होते हैं। हाउ वुड यू नो, तुम्हें कैसे पता? यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स। वो कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें हमारे डर नहीं पता है, हमारा अंदर बहुत सारे डर हैं तुम्हें लेकर, उन डरों को तुम पहचान नहीं सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते। आर ओनली चाइल्ड द एप्पल ऑफ आर आई। वो कहते हैं कि तुम हमारे सिर्फ एकमात्र बच्चे हो, ठीक है, हमारी आंखों के तारे हो। द एप्पल ऑफ माई आई का मतलब होता है यहाँ पर, आर आई का मतलब होता है कि इट इज़ अ इडियम एक्चुअली, आंखों का तारा होना, ठीक है ना, दुलारा होना, जो बहुत ही प्यारा हो अपने माता पिता को। हर एक बच्चा अपने माता पिता के लिए प्यारा ही होता है, एप्पल ऑफ आई होता है। तो ये चीज़ भी यहीं पर है। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, जैसे कि वो लोग मेरे डर, मेरी चीज़ों को समझते हैं, मुझे समझते हों, ऐसा वो बच्चा समीर समझता है और कहता है। आई टू हैव माई फियर, इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे। समीर कहता है कि मेरे खुद के भी डर है, मुझे भी कुछ चीज़ों का भय लगता है, मुझे भी कुछ चीज़ों का डर लगता है, ठीक है, वो आप लोग नहीं समझते हो, और वो आज तक नहीं थे मगर अब आ गए हैं। बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर इट हैज़ अपीयर्ड। पता नहीं कहाँ से ये डर जो है अब मुझ में आ गए हैं, मुझे भी घबराहट सी, मुझे भी प्रॉब्लम सी, थिंकिंग सी होने लगी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, अब पता नहीं कहाँ से ये आ गए। इट फील्स ऑल माई वेकिंग थाट्स एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू। इट फील ऑल माई वेकिंग थाट्स, यानी जो मेरे विचार है, जो मेरी सोच है, उन सोचों को अंदर ये ही घर कर गए। एंड हॉन्ट्स माई ड्रीम्स टू, और मेरे जो सपने हैं उनको भी हॉन्ट करते हैं, डराते हैं। मैं बहुत घबरा चुका हूँ। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, आई ट्राई टू डिस्पेल यानी स्कैटर, मैं फेंकना, हटाना चाहता हूँ इस डर को, भगाना चाहता हूँ इस डर को। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, आई एम नो कावर्ड। तो वो अपने आप को आत्म शांति देने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, इंट्रोवर्ट अपने आप को समझाने के लिए वो कहता है कि जो डरपोक होते हैं, जो कावर्ड होते हैं, ठीक है ना, वो लोग घबराते हैं, ठीक है ना, और मैं कावर्ड नहीं हूँ। मैं क्या नहीं हूँ? मैं डरपोक नहीं हूँ, ठीक है। बट दिस ब्रेविडो डजंट लास्ट लॉन्ग, मगर ये जो ब्रेविडो, ये ब्रेव कार्य जो मैं करता हूँ अपने आप को बताकर कि मैं कावर्ड नहीं हूँ, जो कायर लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, वो डरते हैं, ठीक है ना, उन लोगों को डर लगता है, मुझे नहीं डरना चाहिए, मैं कावर्ड नहीं हूँ। तो ये जो ब्रेविडो वाला काम करता हूँ, एक ब्रेवरी वाला काम मैं जो करता हूँ, मगर ये लंबे समय तक नहीं टिकता, ये कुछ समय ही में ही फुर हो जाता है, गायब हो जाता है। The more I think of it, the stronger becomes the hold of this fear. जितना अधिक, जितना ज़्यादा मैं इस डर के बारे में सोचता हूँ, उतना ही ज़्यादा ये डर गहराता जाता है, उतना ही खतरनाक ये डर मेरे लिए होता जाता है। I am no longer my usual self. I have become a stranger to myself. ये टीनेज बच्चा क्या कह रहा है? ये टीनेज बच्चा समीर जो कहता है कि आई एम नो लॉन्गर ऑफ माई यूजुअल सेल्फ। जैसा मैं पहले हुआ करता था, केयर फ्री, चिंता नहीं थी किसी चीज़ की, एकदम मस्त मौला किस्म का व्यक्तित्व जो मेरा पहला था, अब वो नहीं रहा है। मैं अपने आप खुद से ही क्या हो गया हूँ? अजनबी हो गया हूँ। मैं अपने आप को खुद को नहीं पहचान पाता हूँ, मैं अपने आप को खुद को नहीं समझ पाता हूँ। एक अजनबी सा मैं अपने आप के लिए हो गया हूँ, स्ट्रेंजर बन गया हूँ अपने आप के लिए। देखिए, तो टीनेजर बच्चा जो है उसके अंदर अलग अलग तरीके की भावनाएं जो है वो उजागर होती रहती है, आती रहती है, जिसके अंदर वो बहुत चिंतित,
समस्याग्रस्त रहता है और सोचता है कि भाई ये क्या हो गया उसके साथ, कैसी उसकी ज़िंदगी हो गई है, क्या क्या उसमें बदलाव आने लगे हैं, किस तरीके से वो इतना परेशान सा होने लगा है, क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, वो समझ नहीं पाता। उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ का सोचने के लिए उसके पास बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं, इवन उसकी मेंटल उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, मेंटालिटी के अंदर भी। ठीक है, हर समय उसको जो पेरेंट्स कुछ ना कुछ कहते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं उसके लिए, उसकी फ़िक्रमंद होते हैं, तो उस चीज़ से भी उसको चिड़चिड़ होने लगी है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि बॉडी जो है कम्प्लीटली कन्वर्ट हो रही है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। जब आप टीनेज मतलब एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हो, उस समय एक चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट होते हो, तो बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके उस ब्रेन के अंदर चलता रहता है बहुत सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और क्या क्या है समीर के बारे में। Till the other day I used to feel happy when Amma walked in unannounced, surveyed the room, gently chided me. Is this a room or a pigsty? And quickly got down to the task of cleaning the room. Till the other day, अब तक के दिनों तक, आज तक के दिनों तक, जब तक मैं टीनेजर में कन्वर्ट नहीं हुआ था तब तक मुझे बड़ी खुशी होती थी, मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। आई वॉज यूज टू फील वेरी हैप्पी जब अम्मा वॉकड इन अनअनाउंस्ड, यानी अम्मा जो है, मम्मी जो है, वो बिना बताए, बिना कहे कि मैं रूम में एंटर कर रही हूँ और मेरे रूम में एंटर कर जाती थी, पूरे रूम को सर्वे करती थी, पूरे रूम को देखती थी और जेंटली चाइडेड मी। चाइडेड की मीन स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, डांटना, धीरे से प्यार से क्या थी, डांटती थी कि ये कोई कमरा है क्या, या कोई पिगस्टी यानी जो पिग्स के रहने का जो स्टेबल होता है उसे बोलते हैं पिगस्टी, बाड़ा जिसे बोलते हैं ना हम लोग, सुअरों का बाड़ा उसको। तो पिगस्टी, क्या ये कोई पिगस्टी है, ये सुअर बाड़ा है या कोई कमरा है, इतना बिखरा, इतना गंदा। और जल्द से जल्द क्या करने लग जाती थी मम्मा, टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, जो रूम है उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देती थी। तो देखा आपने, पहले जब मदर एंटर करती थी बच्चे के रूम के अंदर बिना कुछ बताए कहे, तो वो क्या बोलता था, खुश होता था, उसको अच्छा लगता था कि माँ उसकी आई है, वो उसको डांटेगी, उसका सामान बिखरा हुआ देख के, और फिर खुद ही सफाई करेगी बहुत सारा। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन, मम्मी जो है वो टोटल डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ पूर्ण रूप से क्या करती थी, कमरे की सफाई करती थी। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक, जो बुक्स वगैरह है, जो अपने क्या कहते हैं बुक केस वगैरह जो है, साइड रैक जो है, वो सारी बुक्स वहाँ पर वापस रख दी जाती थी आहिस्ता से, अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से। द कैप्स एंड पेन्स पुल्ड अपार्ट बाय मी वुड गेट रीयूनाइटेड, जो कैप है, जो पेन है, जो पेन होता है उसके ऊपर जो कैप होती है, उस कैप और पेन को क्या करते थे, वापस ज्वाइन कर देते थे, क्योंकि वो अपार्ट कर देता था, वो पेन खोल के रख देता था, उसकी कैप अलग रख दी, फिर पेन कैप ऐसे बिखेर दे देता था, पूरे घर में स्कैटर कर देता था रूम के अंदर, जगह जगह, कहीं टेबल पे पड़ा है, कहीं बेड पे पड़ा है, कहीं कहीं पड़ा है। तो ये सारी चीज़ों को वापस जो रीयूनाइट करती थी, जोड़ती थी और अंदर रखती थी। एंड bits and pieces of crayons that dot the floor would go into the bin, बहुत सारे बिट्स, टुकड़े, पीसेस ऑफ क्रेयॉन्स यानी कलर के जो टुकड़े हुआ करते थे वो बिखरे हुए होते थे पूरे फ्लोर पे, ऐसा लगता था कोई डॉट्स है, उनको उठा के बिन में डाल दिया जाता था, कचरे के ढेर में। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, जो डस्ट है वहाँ पर, ठीक है ना, रूम के अंदर पूरे रूम में बहुत जगह जगह डस्ट लगी हुई है, उस डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल, डस्ट को टेबल से हटा दिया जाता है, स्वेप्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और पूरे रूम को क्या मिलेगा, एक फ्रेश लुक मिलेगा। हाउ आई हेट हर नाउ व्हेन शी डज दैट, अब मैं कितनी नफ़रत करता हूँ उनसे, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, मैं कितना उनको नहीं चाहता हूँ इस चीज़ को करने के लिए, रोकना चाहता हूँ, ठीक है ना। व्हेन शी डज दैट, जब वो करती है। आई हैव पुट माई वार्निंग ऑन द डोर,
मैंने ऑलरेडी अपने बोर्ड के ऊपर एक वार्निंग लगा रखी है गेट के ऊपर कि नॉक बिफोर यू एंटर, कि आप एंटर करने से पहले क्या करें, नॉक करें। अगर आप बिना नॉक किए अंदर आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। माई रूम, माई लव इट और हेट इट, वो लिखता है माई रूम, beneath the above instruction is warning, एक वार्निंग के नीचे लिखता है कि माई रूम, लव इट और हेट इट, चाहे पसंद आए या ना आए, ये मेरा कमरा है और मैं जैसे चाहूँ वैसे इसमें रहूँगा। तो देखिए किस तरीके से जो कन्वर्ट है बच्चा हुआ है अपने ग्रोइंग अप पेन्स के साथ। ग्रोइंग अप होना यानी बड़े होना एक पेन की तरह, एक दर्द की तरह ऐसा वो महसूस कर रहा है। जब आप छोटे होते हो, जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, यू फील वेरी गुड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ भी करें बहुत प्यारा लगता है आपको, और पेरेंट्स अगर पास ना और वो कुछ ना करें तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मगर इस तरीके से देखिए जब आप बड़े होने लगते हो, जब आपको क्या कहते हैं ये आप टीनेज से एडल्ट चाइल्डहुड से एडल्ट के उसमें बदलने लगते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके पेरेंट्स की आपके लिए कुछ करे उस समय, और उसके बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स का इंटरफेरेंस। आप भी चाहते हो कि आपके पेरेंट्स आपके काम में इंटरफेरेंस ना करें। आप लोग ये सोचते रहते हो कि एक बार बार हमें क्यों कह रहे हैं, हम कौन से भी छोटे बच्चे हैं, या मैं कौन सा बिल्कुल छोटा सा बच्चा हूँ जो समझ नहीं पाऊँगा। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप एक मैच्योर बच्चे बन चुके हो, मैच्योरिटी के लेवल पे आ चुके हो, बड़े हो चुके हो, तो आपको सब कुछ पता होगा, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी, गलत सही के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, अब जब पेरेंट्स ये चीज़ें करने लगते हैं तो टीनेज के अंदर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हर चीज़ के लिए रोका जा रहा है, किया जा रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, मगर ऐसा होता नहीं है। ये हमारी ऐसी भावना होती है उस समय के अंदर। वो जो एज है वो एज इस जैसी है, इस एज के अंदर होता ही ऐसा है, कुछ हम कर नहीं सकते। वो एज जो है टीनेजर की, उसके अंदर इतना चीज़ें चल रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं बच्चे के, तो उसके अंदर वो बिल्कुल झुंझला जाता है। ठीक है, इसलिए तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कहा है कि ये जो एज है, ये टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर मतलब एक द्वंद्व जो है चलता रहता है बालक के शरीर के अंदर, उसके खुद के मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है बार बार होती रहती है, तो ये चीज़ें जो हमें नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एडोलसेंट टाइम होता है, जो एडल्ट पर्सन जो होता है, वो एडल्ट पर्सन क्या करता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्राइवेट रखना चाहता है, बिल्कुल पर्सनल रखना चाहता है अपने पास। ठीक है, वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो हमेशा ही ध्यान रखें वाइल ग्रोइंग अप, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे अगर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमसे कुछ कह रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो आज तक का जो सेक्शन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ये पूरी। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, आप एक बार फिर से इसको रीड कीजिएगा अच्छे तरीके से। अर्थ के मूर्ति से रिलेटेड है ये लिखा गया, ग्रोइंग अप पेन्स, इसको अच्छे से पढ़ें एक बार। आज जो हमने वर्ड्स देखे थे इसमें था एक्ने, आ सिंपल, आ स्किन विथ रेड पिंपल ऑन फेस। ठीक है, हैवॉक है डैमेज या डेविस्टेट करना, रेवेज होता है टू डिस्ट्रॉय या टू डिवेस्टेट करना, मोल्टिंग होता है शेडिंग ऑफ स्किन, ठीक है, बदलना मतलब, रॉकस होता है हार्श एंड रफ साउंडिंग, ग्रफनेस होता है हार्सनेस, बेंटर होता है टू मेक टीजिंग रिमार्क्स, डिस्पेल यानी टू स्कैटर, एंड चाइल्ड मीन्स टू स्कोल्ड और टू रिब्यूक। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया ग्रोइंग अप पेन्स के साथ। अब हम मिलेंगे वापस कल हमारी कल की क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम आपको और आगे इसके अंदर चैप्टर पढ़ाएंगे और बताएंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, समझनी है, किस तरीके से इसमें और चीज़ें हमारे सामने आने वाली है। तो until then, thank you, have a good day.